नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हमने रासो साहित्य कंप्लीट किया था कल रात, और आज मैं लेके आया हूं लौकिक साहित्य। इसके बाद हम आदिकाल में जो गद्य की भी कुछ रचनाएं होती हैं उसको भी हम लेके चलेंगे। जैसे कि आज लौकिक साहित्य में हमने विद्यापति को फिनिश किया है, और फिर हम अमीर खुसरो और फिर हम गद्य की तरफ चल देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ उसे लौकिक साहित्य। यहाँ पे इस तरीके से सही रहेगा, यहाँ पे। ठीक है, ऊपर रखता हूँ उसे। तो पहली रचना देखते हैं कौन सी आ रही है, ढोला मारूरा दोहा। और ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ये पूछी भी जाती है आपके परीक्षाओं में। ढोला मारूरा दोहा, जिसके लेखक कौन है, कल्लोल कवि या कुशल लाभ। अब कल्लोल कवि या कुशल लाभ का मतलब क्या है, इसमें मैं बताता हूँ आपको। जो ढोला मारूरा दोहा है, इसके लेखक थे कल्लोल कवि, और कल्लोल कवि ने इस रचना को किया था दोहा छंद में, इसको लिखा था। बाद में क्या होता है, कुशल लाभ इसमें कुछ चौपाई छंद को जोड़ देते हैं, इसलिए दोनों राइटरों का नाम आता है। अब आपको याद रखना है कि वैसे मूल जो लेखक है, इसका जो शुरुआती लेखक है वो कल्लोल ही है। कल्लोल लिखा हुआ है, कल्लोल कवि है वो, जिन्होंने दोहा छंद में इसको लिखा था। लेकिन बाद में कुशल लाभ ने इसको चौपाई छंद में भी क्या करा था, इसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़ दी थी। जैसे शुक्ल अनुसार यह रचना 1473 में कल्लोल कवि द्वारा रची गई थी। कल्लोल कवि द्वारा दोहा छंद में रची गई थी। बाद में जैन कवि कुशल लाभ के द्वारा 1561 ईस्वी में इसमें कुछ पद चौपाई रचकर इस रचना में जोड़ दिए थे। ठीक हो गया। अब इसकी शैली देखते हैं। इसकी भाषा शैली है डिंगल। भाषा शैली क्या है इसकी, देखो डिंगल शैली है इसमें। दोहा मारूरा दोहा, क्योंकि राजस्थानी तो डिंगल आएगी। प्रमुख पात्र में देखो, नायक जयपुर के कछवाहा वंश के शासक राजा नल का पुत्र राजकुमार ढोला। नायिका है पूंगल बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री राजकुमारी मारवाड़ी। ढोला मारूरा दोहा, तो नल का पुत्र है इसमें ढोला, और राजा पिंगल की पुत्री कौन है, राजकुमारी मारवाड़ी। यह प्रेम गाथात्मक काव्य है, यह श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। ये दोनों फैक्ट देखो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल मुझे कमेंट भी आए थे कि आपको थोड़ा सा अपने डिस्प्ले में, मतलब कि इसकी कोशिश मैंने की है कि आज टाइप करके किया हुआ है ना, तो इसमें थोड़ा सा साफ भी दिख रहा है और अच्छा भी लग रहा है, बट इसमें टाइम बहुत लगा है। अब कोशिश करूँगा मैं सीखने की और अच्छे से इसको। अब इसका एक पद है, जो पद बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। सोरठियो दोहो भलो मरवणरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। तो ये ऐसा है, ये पंक्ति किस रचना की है, ये किसकी है, तो आप बोलेंगे ढोला मारूरा दोहा की ये पंक्ति है। अब आ रहे देखो कवि विद्यापति। अभी कवि विद्यापति का जन्म देखो 1350 से 1450, हर किताब में तुम्हें अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने 2-3 किताबों से 1350 से 1450 को पाया, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। जन्म स्थान है ग्राम विपसी, जिला दरभंगा, बिहार। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ है, तो मोटा मोटा आप याद रखना, ग्राम विपसी है, जिला दरभंगा और बिहार में है। इनके गुरु का नाम है पंडित हरि मिश्र। तो विद्यापति के गुरु का नाम क्या था, पंडित हरि मिश्र इनके गुरु थे। अब भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ, भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ। अब रचित ग्रंथ में देखो संस्कृत में भी इन्होंने लिखा हुआ है, अवहट में भी लिखा है, मैथिली में भी इन्होंने लिखा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये कर लेते हैं ऐसे। देखो सबसे पहले आपने याद रखना है, संस्कृत में देखो शैव सर्वस्व लिखा है इन्होंने, अवहट में कीर्ति लता और कीर्ति पताका लिखा है इन्होंने। अवहट में क्या लिखा है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। अब आपने जब पढ़ा था हिंदी साहित्य में शुरुआत में ही, तो रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक आदिकाल में साहित्यिक रचनाओं में सिर्फ 12 रचनाओं को ही शामिल किया था। 12 में से 4 उन्होंने अपभ्रंश की डाली थी और 8 देश भाषा की डाली थी। जो 4 थी देश भाषा अपभ्रंश वाली, उसमें कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विजयपाल रासो और हम्मीर रासो, इनको 4 को अपभ्रंश या अवहट अपभ्रंश के अंतर्गत डाला था, बाकी 8 को देश भाषा के अंतर्गत डाला था। अब देखो मैथिली में देखो विद्यापति की रचना कौन सी थी, पदावली और गौरक्ष विजय। यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, गौरक्ष विजय
थी, जो कि इसका गौरक्ष विजय का जो गद्य है वो संस्कृत में है और पद जो है वो मैथिली में है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। देखो इधर गौरक्ष विजय का जो गद्य है वो संस्कृत में है और पद्य जो है मैथिली में है। गंगा वाक्यावली संस्कृत में ही लिखी है इन्होंने। दुर्गा भक्ति तरंगिणी संस्कृत में है। भू अध्ययन भी आपका संस्कृत में। दान वाक्यावली, प्रमाणभूत पुरा, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, वृषा कृत्य, मणि मंजरी, लिखनावली, गया पतलक, वर्ण कृत्य, ये जो सभी रचनाएं ये संस्कृत में है। इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथ लिखे थे। कितनी भाषाओं में? विद्यापति ने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथ लिखे। अब इधर देखते हैं आगे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। विद्यापति का संबंध किस संप्रदाय से था? तो शैव संप्रदाय का था, शैव संप्रदाय का था। ठीक है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये स्टामक पॉइंट है भाई। हालांकि रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा में नहीं मानना चाहिए, लेकिन हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है, जो शैव संप्रदाय के थे। अब इधर देखो, हरप्रसाद शास्त्री ने पंचदेवोपासक माना है, तो विद्यापति को पंचदेवोपासक हरप्रसाद शास्त्री ने कहा था और बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा। बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है कि विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा था? तो बच्चन सिंह ने ही कहा था। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा। तो पदावली के पदों को नागिन की लहर किसने कहा था? नागिन की लहर, तो याद रखना निराला ने। अब देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। विद्यापति को क्या कहा था? श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन उपाधियों से विभूषित किया गया है। तथा विद्यापति के पास कुल कितनी उपाधियां हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, 16 उपाधियां हैं। कितनी उपाधियां हैं विद्यापति के पास? 16, जिसमें कि मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन उपाधियों से विभूषित किया गया है। अब इधर देखते हैं, एक पॉइंट आ रहा है, देखो। विद्यापति की कीर्ति लता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात बोली है। मतलब कि जो विद्या कीर्ति लता है उसकी रचना भृंग भृंगी संवाद में हुई है। ये किसने बोला? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसको? कीर्ति लता को, ना कि कीर्ति पताका को। अब देखो, कीर्ति लता के बारे में बारीकी से हल्के से फैक्ट पढ़ते चलेंगे, कुछ जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के पुस्तकालय से प्राप्त कीर्ति लता, तो याद रखना कीर्ति लता पुस्तक महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के पुस्तकालय से प्राप्त की। ये भी अपने में प्रश्न है, नेपाल के पुस्तकालय से प्राप्त की थी। अब देखो, कीर्ति लता में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह का वर्णन है। इसी रचना में, मतलब कि कीर्ति लता में, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। कीर्ति लता में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह का वर्णन और जौनपुर का रोचक वर्णन है। याद रखना, जौनपुर का रचना किस रचना में है विद्यापति की? तो कीर्ति लता में जौनपुर का भी वर्णन है। इसको विद्यापति ने, किसको? कीर्ति लता को विद्यापति ने कहानी कहा है। ठीक है, कहानी कहा था। इसकी भाषा जो है वो अवहट है और रचना भृंग भृंगी संवाद में है। किसकी? कीर्ति लता की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही थी। कीर्ति लता से निकले पद। देसिल बहना सब जन मिठा ते ता सन जपो अवट्टा, ये कीर्ति लता का पद है। रज्जु लुद्य असलान बुद्धि बिकम बले हारल, सारत राय रान रोल पड़ू मेनी हाँ सद हम सुर राय नयर नर। ये भी आपकी कीर्ति लता के ही पद हैं। कतहों तुर्क बरक बरकर बार जाए ते बेगार धर, हिंदू बोले दूरी निकार छोटू तुर्का भबकी मार। ये भी कीर्ति लता का पद है।
जय सुरसा होसर मम भाषा, जोई जोई भुजि हिसो कार ही पंससा। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, बाल चंद विजा वहु भाषा, हूँ नहीं लगई पुज्जन हासा। ये पद पूछे गए हैं, याद रखना। पुरुष कहानी हो वे कहाँ, जैसो पंथा पुनु। पूरा अपभ्रंश हिंदी है। मतलब कि देखो इसमें एक मैं कोई मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। मैं कोई मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ तो वहाँ से ये पद आ गया होगा कि पूरा अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। ये यहाँ पे जगह बची होगी तो मैंने अपने नोट में ऐसे ही ऐड कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं देखो पदावली की। किसकी बात करते हैं हम? पदावली की बात करते हैं। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसंत धुली तनु भरई। सुधा मुख के विहि निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। क्या है? सरस बसंत समय भला, पावली दक्षिण पवन वह धीरे। ये भी पदावली के पद थे। शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है क्या? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। और ये पूरा लंबा लाइन था तो मैंने इसको छोटा सा कि हमें पता लग सके कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये बात किसने किसके लिए कहा है? तो हमें याद होना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के लिए संबंध में ये कही है। अब देखो विद्यापति के संबंध में ये आज मेरा इस तेल विद्यापति के संबंध में विद्वानों के मत। अब देखो कईयों ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि बताया, कईयों ने भक्त कवि बताया और कईयों ने इसे रहस्यवादी कवि माना। तो रहस्यवादी कवि देखो दो हैं, तो हमें दो को सबसे पहले याद कर लेना चाहिए। जॉर्ज गिरियर्सन का जॉ, जनार्दन मिश्र का भी जॉ। तो याद रखना रहस्यवादी कवि किसने बोला? जॉर्ज गिरियर्सन और जनार्दन मिश्र ने इसको माना। अब भक्त कवि में देख लेते हैं। भक्त कवि में बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाबू ब्रजनंदन सहाय, ब्रजनंदन, श्याम सुंदर और हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्त में देखो तीन ही अक्षर मिलते हैं हमें देखने को। कितने अक्षर मिलते हैं? तीन अक्षर, भ क त, बकत, है ना। तो ऐसे ही बाबू ब्रजनंदन, श्याम सुंदर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब देखो श्रृंगारी कवि जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें सारे दिख जाएं एक ही बार में। ये ऐसे हर प्रसाद शास्त्री है, ये प्रहलाद हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बैनीपुरी। अब देखो राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बैनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बैनीपुरी, हर प्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा ने इनको क्या बोला? श्रृंगारी कवि। बाबू ब्रजनंदन, श्याम सुंदर, हजारी प्रसाद ने इनको क्या बोला? भक्त कवि। रहस्यवादी के अंतर्गत देखें तो जॉर्ज गिरियर्सन और जनार्दन मिश्र ने इनको रहस्यवादी कवि कहा था। ये स्टार मार्क फैक्ट है। कैसा फैक्ट है? ये स्टार मार्क फैक्ट है, इसको तो आपको याद कर ही लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। शुक्ल कथन ने मतलब शुक्ल ने विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा में नहीं, अच्छा इसने क्या बोला? विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा में नहीं देखना चाहिए। ये किसने कहा है? शुक्ल ने कहा था। ये स्टार मार्क फैक्ट है। अब देखो आगे कुछ है, देख लेते हैं। नहीं, तो मतलब विद्यापति पे हमारा लगभग, विद्यापति के अगर कुछ और पद तो वो मॉक टेस्ट के माध्यम से आपके तक पहुंचेंगे जरूर, और उनको आपने क्या करना है? अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करूँगा क्योंकि आप अपने मन से ही लाइक करते हैं, अपने मन से ही कमेंट करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा कंटेंट भी दिया था। और मैं तब भी बोलता था कि आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बट किसी के कमेंट आते ही नहीं थे ज़्यादा, तो इसलिए अब मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मुझे अपनी मेहनत करती रहनी चाहिए, मुझे अच्छे से अच्छा नोट्स आपको देना चाहिए, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको वो कंटेंट अच्छा लगेगा और आप अगर दिल से तैयारी कर रहे हैं और आप एक या दो किताबों से अगर पढ़ रहे हैं तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये जो मैटर है वो एक किताब से का मैटर नहीं है, इसमें कई सारी बुकों का मैटर है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे एक किताबें दो किताबें तब आपको पता चलेगा कि यार यहाँ से भी उठी हुई है लाइन है, यहाँ से भी उठी हुई है, यहाँ से भी उठी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कंटेंट आज का अच्छा लगा होगा। और अगर आज वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हिंदी साहित्य से यूजीसी नेट करने वाले चैनल को भी सब्सक्राइब
कर सकते हैं। आदिकाल कंप्लीट होते ही हम आदिकाल की मैराथन क्लास मॉक टेस्ट के माध्यम से लगाने वाले हैं। थैंक यू।